नमस्कार आप सभी का चाणक्य एकेडमी में आप सभी का फिर से स्वागत है। हम लोग 67 बीपीएससी के क्रैश कोर्स को कर रहे हैं। हमारा टॉपिक है अभी हिस्ट्री और हिस्ट्री में हम बात करेंगे आज नेहरू की, जवाहरलाल नेहरू। इनके पिता मोतीलाल नेहरू, स्वतंत्रता संग्राम में उनका एक अभूतपूर्व योगदान। उनके पुत्र जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने नेशनल मूवमेंट में भी अपना योगदान दिया और आजादी के बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने और 17 साल तक ये भारत के प्रधानमंत्री बने रहे। 1964 में इनकी मृत्यु होती है। इस मृत्यु के पीछे बहुत सारे रीजंस भी हैं और एक बहुत बड़ा रीजंस है कि चाइना के साथ युद्ध हुआ, इनको बड़ा आघात लगा और कहा जाता है इसके बाद वो निरंतर बीमार रहने लगे, मानसिक रूप से परेशान हो गए थे और हार्ट अटैक से इनकी 1964 में इनकी मृत्यु होती है। लेकिन मामला यह है कि हमको मोटा मोटी चीज जो ये जानना है कि नेहरू जो थे, इनका विचार क्या था, इनका राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान क्या था और जो भारत के प्रधानमंत्री बने 17 साल तक उनका जो कार्यकाल था उन्होंने क्या क्या काम किया। ये बातें अगर आपको पता है तो उत्तर आप लिख सकते हैं अच्छे तरीके से। अगर हम बात करें बच्चे के बहुत प्रेमी, इनको चाचा नेहरू भी कहते थे क्योंकि ये बच्चों से बहुत अच्छे तरीके से मिलते थे, बच्चों को प्रेरित करते थे, बच्चों से मिलना इनको बहुत अच्छा लगता था। तो बच्चे के साथ इनका जो जुड़ाव था, और बच्चे क्या होते हैं, भारत के भविष्य हैं, वो भविष्य है क्योंकि वही लोग तो बड़े बनेंगे और वही लोग देश को संभालेंगे। हम लोग भी जो आज हैं पहले बच्चे हुआ करते थे और आप लोग भी जो पहले बच्चे थे, बच्चे ही बाद में भविष्य तैयार करते हैं। तो ये जानते थे कि भारत के भविष्य वो है, तो उनका जो लगाव, जिसे उन्हें उपाधि मिली चाचा नेहरू की, साथ साथ ये आधुनिक भारत के निर्माता भी कहा जाता है क्योंकि आजादी के बाद जो भारत हुआ, 17 साल तक भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो आधुनिक भारत के लिए जो जो अवसंरचना चाहिए, जो जो विकास के कार्यक्रम चाहिए, जो जो लोकतंत्र की नींव चाहिए, इसमें नेहरू का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए उन्होंने आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है, आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है। साथ साथ वैज्ञानिक प्रवृत्ति के थे, साइंटिफिक थे क्योंकि इनकी पढ़ाई यूरोप में हुई थी। पश्चिमी स्तर पर जब पढ़ाई ये किए थे तो उनके विचार तार्किक और वैज्ञानिक थे। तार्किक और वैज्ञानिक विचार के साथ साथ इनके अंदर भारतीयता भी कूट कूट कर भरी हुई थी। देखिए, दोनों संतुलन हो जाए, जितने भी महान पुरुष हुए ना, वो तार्किक के साथ साथ आध्यात्मिक भी है। अगर जब तक दोनों का संगम नहीं होता है तो आप जीवन में बहुत ज्यादा प्रगति नहीं कर सकते हैं। ये बात हकीकत है क्योंकि आप कितने भी महान लोगों के इतिहास उठा को देख लीजिए, आपको यह संतुलन दिखाई बार बार देगा। तो नेहरू जो थे, इनका जो राष्ट्रीय आंदोलन था 1919 के बाद इनका प्रवेश होता है नेशनल मूवमेंट में। 1919 से पहले इनके पिताजी बहुत ज्यादा प्रभावशाली और बहुत सशक्त रूप से राष्ट्रीय आंदोलन में जुड़े हुए, स्वराज पार्टी का गठन किया इनके पिता ने, नेहरू रिपोर्ट को तैयार किया जो गोलमेज सम्मेलन का आधार बना था। तो कहीं ना कहीं जो आंदोलन का इनके अंदर जो आप बोल सकते हैं कि टेनेंट्स थे, वो कहीं ना कहीं उनको फैमिली से मिला क्योंकि पिताजी कहीं ना कहीं सक्रिय राजनीति में थे। ऑब्वियसली बात है कि परिवार में अगर राजनीतिक सदस्य हैं और भारत के नेशनल मूवमेंट में सक्रिय योगदान दे रहे हैं, स्वराज पार्टी नाम की पार्टी का गठन करें, तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव उनके बच्चे पर होगा। तो इनका प्रभाव नेहरू पर दिखाई देता है और इन्होंने 1919 के बाद राजनीति में सक्रिय रूप से कदम रखा और सबसे पहले इन्होंने अपना योगदान दिखाया था आपको भारत में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। इस दौरान वो जेल में भी गए थे। 1919 से वो जो गाड़ी शुरू हुई, वो गाड़ी रुकी ही नहीं और 1964 तक वो गाड़ी चलती रही। 1947 तक यह गाड़ी नेशनल मूवमेंट के दौरान चली, जो प्रतिक्रिया नेहरू के रूप में दिखाई देती है। और 1947 के बाद यह लाइफ उनका पीएम के रूप में रहा। उन्होंने भारत को आधुनिक बनाने का पूरी तरह प्रयास किया। इसे उनको आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। जब नेशनल मूवमेंट की बात करेंगे, बहुत जुझारू, बोस से इनकी बहुत पटती थी। इन्होंने और बोस ने मिलकर के कांग्रेस पर दबाव डाला कि भैया तुम लोग काहे स्वशासन की मांग कर रहे हो, हमारा लक्ष्य पूर्ण स्वराज होना चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए।
क्योंकि अंग्रेज हमारा दमन और शोषण कर रहे हैं। पढ़े लिखे थे, तार्किक थे, चिंतन था, उग्र थे। बोस का भी यही विचार था और बोस और इन्होंने मिलकर इंडिपेंडेंस पार्टी बना ली 1927 में। कांग्रेस से अलग होने का प्रयास किया कि भैया कांग्रेस वाले स्वशासन मांग रहे हैं, हमको चाहिए पूर्ण स्वराज। इन लोगों का दबाव था कि 1929 में रावी के तट पे कांग्रेस का लक्ष्य बन गया कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। समझ रहे हैं कि 19 से 29 10 साल में नेहरू का पॉलिटिकल जो कैरियर था, जो नेशनल मूवमेंट में जो कद था, वो कद बहुत बड़ा हो गया। 1936 में तो ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने, फैजपुर अधिवेशन, और भारत के कई सारे आर्थिक कार्यक्रमों को उसमें लागू किया। और जितने भी नेशनल मूवमेंट में आंदोलन हुए, चाहे वो सविनय अवज्ञा हो या भारत छोड़ो, बढ़-चढ़ कर पार्टिसिपेट किया। तो नेहरू का योगदान नेशनल मूवमेंट में काफी उच्च स्तर पे देखा जाता है। हर तरह के मूवमेंट्स में सक्रिय रहे, अपनी भूमिका को दिखाए, लोगों को एकजुट करने का प्रयास किया। और इसी दौरान वह विदेशों के कई सारे देशों में भी गए और भारत के गुलामी की तस्वीर को या भारत के दमनकारी अंग्रेजों जो प्रवृत्ति थी, उस प्रवृत्ति को विश्व में बताने का प्रयास किया, ताकि लोगों से सपोर्ट को इकट्ठा किया जा सके। गांधी के बहुत प्रेमी थे ये, गांधी को बहुत मानते थे, गांधी भी इनको बहुत मानते थे। इसलिए गांधी और नेहरू की जो ट्यूनिंग थी बहुत अच्छी थी। ऐसा कहा जाता है इसी ट्यूनिंग के कारण पटेल प्रधानमंत्री नहीं बन पाए और नेहरू प्रधानमंत्री बन गए। देखिए अगर मगर बहुत है इतिहास में, वो बात की बात है। गांधी और सुभाष की भी ट्यूनिंग नहीं थी अच्छी, क्योंकि सुभाष का साधन अलग था, गांधी का साधन अलग था, साधन एक ही था दोनों का ना। इसी कारण सुभाष भी उस कद पे नहीं पहुंच पाए जो कद पे नेहरू पहुंच गए, क्योंकि गांधी महान व्यक्तित्व, विराट व्यक्तित्व का रूप ले चुके थे। तो ये बात अलग तरह की है, आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मामला यह है कि नेशनल मूवमेंट में 1947 तक उनका जो योगदान है, एक पर्सनैलिटी के रूप में नेहरू हमको दिखाई देते हैं, व्यक्तित्व के रूप में। और 47 के बाद जब नेहरू प्रधानमंत्री बने, असल में उस समय नेहरू के बहुत सारी चीजें हमें क्लियर होती। तो हमको जानना है कि नेहरू के वो कौन से विचार हैं जो हमें जानना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेहरू का योगदान संविधान निर्माण में। संविधान निर्माण का जो प्रस्तावना है, प्रीएम्बल है, वो रेजोल्यूशन नेहरू जी के द्वारा रखा गया संविधान के पटल पे। और संविधान निर्माण की जो प्रस्तावना का जो मूल स्वरूप है, वह विचार दिखता है कि नेहरू के विचार किस तरह के थे। उन्होंने कहा कि हमें एक ऐसे भारत को बनाना है जो समाजवादी हो, जो पंथ निरपेक्ष हो, जो लोकतांत्रिक हो, जो गणराज्य हो, जहां पर किसी के साथ न्याय ना हो, जहां पर सभी लोगों को स्वतंत्रता हो, जहां सभी लोगों को समानता हो। ये शब्द जो प्रीएम्बल में आज भी दिखाई देते हैं, वो शब्द में कहीं ना कहीं प्रस्तावना के जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाए गए थे नेहरू के द्वारा, उसमें देखा जा सकता है। इससे कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि यह आधुनिक भारत के निर्माण की जो छवि है, कहीं ना कहीं नेहरू के मन में यह थी। क्योंकि जैसा विचार होगा वैसा आपका लेखन शैली होगी, वही बातें आपकी किताबों में उतरती है। क्योंकि किताब भी बहुत बढ़िया लिखते थे, बहुत सारी किताब लिखे हैं भारत के इतिहास पर। जितने भी अच्छे चिंतक हुए, अच्छे पॉलिटिशियन हुए, वो अच्छे लेखक भी हुआ करते थे। तो संविधान निर्माण में उनका बहुत बड़ा योगदान है। कई सारी समितियों के ये हेड भी थे। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हमने कहा, प्रस्तावना, वो शब्द जिसमें नेहरू के विचार की हमें झलक मिलती है। इनके जो राजनीतिक विचार थे, पॉलिटिकल जो विचार थे, वो बात करते थे कि हमें लोकतंत्र चाहिए। क्या चाहिए? लोकतंत्र। वो रियासत वैसे पे विश्वास नहीं करते थे। वो कहते थे कि रियासत वैसे बात हम नहीं मानेंगे, हमें नहीं चाहिए राजा वाली प्रणाली, राजतंत्र नहीं चाहिए, क्योंकि राजतंत्र में अन्याय होता है, राजा अपना हित में काम करता है। हमें लोकतंत्र चाहिए जिसमें जनता को सुना जाए। और कैसा लोकतंत्र चाहिए? हमें समाजवादी लोकतंत्र चाहिए, मतलब जिसमें समाज प्राथमिक हो, समाज के लोग प्राथमिक हो, समाज के लिए न्याय प्राथमिक हो, समाज के लिए समानता प्राथमिक हो। हमें लोकतंत्र चाहिए, वैज्ञानिक लोकतंत्र, जिसमें साइंटिफिक टेम्परामेंट हो लोगों का, लोग अंधविश्वासी ना हो, लोग वैज्ञानिक हो, लोग तार्किक हो। हमें समाजवादी लोकतंत्र चाहिए, हमें
वैज्ञानिक लोकतंत्र चाहिए, साथ साथ हमें संसदीय लोकतंत्र चाहिए, जहां पर कार्यपालिका उत्तरदायित्व होगी विधायिका के प्रति, क्योंकि विधायिका पार्लियामेंट जनता के द्वारा चुनी गई सदन है, जैसा ब्रिटेन में था। हमें संघीय लोकतंत्र चाहिए, मतलब भारत में केंद्र राज्य अलग अलग शक्तियां नहीं रहे, शक्तियां हैं और दोनों के कार्य क्षेत्र भी अलग अलग होने चाहिए, लेकिन उद्देश्य एक होना चाहिए, भारत। इसलिए केंद्र राज्य का सब्जेक्ट को डिवाइड कर दे, केंद्र अपना काम करेगा, राज्य अपना काम करेगा और दोनों मिलकर के भारत को आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। हमें यूनिटरी सिस्टम नहीं चाहिए कि भारत में सिर्फ केंद्र होगा, नहीं चाहिए, हमें संघीय लोकतंत्र चाहिए। ये थे राजनीतिक विचार जो कहीं ना कहीं संविधान में इस विचार को डाल दिया गया। तो नेहरू के राजनीतिक विचार में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि नेहरू जिस राज्य की बात करते थे वो कहते थे कि राज्य कल्याणकारी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वेलफेयर स्टेट। मतलब कि राज्य कमजोर वर्गों के कल्याण पर काम करेगा। समाज का कोई व्यक्ति कमजोर है, कोई गरीब है, कोई पिछड़ा है, कोई वंचित है, तो राज्य की जिम्मेदारी है कि राज्य उसको पुश करेगा अपनी ओर, राज्य उसको अपने दरवाजे पे लेकर आएगा, राज्य उसे कहेगा कि तुम्हारा भी इस जमीन पर स्थान है। राज्य उसे भूखे मरने नहीं देगा, राज्य कल्याण करेगा, गरीबों का कल्याण करेगा। राज्य टैक्स लेगा जो सक्षम है और राज्य उस टैक्स से लिए गए पैसों से उनका भला करेगा जिनके पास कुछ भी नहीं है। तो ये बैलेंस करने का प्रयास करेगा, यही है वेलफेयर स्टेट। और इसी वेलफेयर स्टेट को पिरो दिया गया किसमें? डीपीएसपी में। डीपीएसपी का लक्ष्य यही है कि हमें भारत को कल्याणकारी राज्य बनाना है, वेलफेयर स्टेट बनाना है, हमें भारत को समाजवादी राज्य बनाना है। और नेहरू के कहने के विचार हमें प्रस्तावना, हमें संविधान के कई सारे प्रावधानों में देखने को मिलते हैं। अगर बात करें नेहरू के आर्थिक दर्शन की, आर्थिक विचार की, वो ये कहते थे कि हमें समाजवादी अर्थव्यवस्था चाहिए, हमें ऐसी अर्थव्यवस्था चाहिए जो राज्य के नियंत्रण में हो, हमें ऐसी अर्थव्यवस्था चाहिए जहां पर किसी व्यक्ति का नियंत्रण ना हो बल्कि राज्य का नियंत्रण हो। लेकिन नेहरू ये भी कहते थे कि हमें समाजवादी के साथ साथ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी चाहिए। अगर आप पूंजीवादी अर्थव्यवस्था नहीं लाइएगा तो राज्य को कर नहीं मिलेगा, राज्य का विकास नहीं होगा। इसलिए वो मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल पर आधारित थे। इसलिए वो कहते थे कि हमें बड़े बड़े उद्योग भी चाहिए। इसलिए नेहरू के काल में औद्योगिकरण बहुत हुआ, बहुत बड़े स्टील के प्लांट, एल्यूमिनियम के प्लांट्स, बिजली के प्लांट्स लगे, डैम्स बने। वो कहते थे औद्योगिकरण नहीं होगा तो राष्ट्र कैसे आगे बढ़ेगा। तो आर्थिक विचार गांधी कहते थे नहीं, गांधी कहते थे कि विकेंद्रीकरण होना चाहिए, ग्रामीण विकास होना चाहिए, स्वराज लाइए, ग्राम स्वराज। लेकिन कहते नहीं, केंद्रीकरण होना चाहिए, राज्य के पास शक्तियां होनी चाहिए और बड़े बड़े उद्योग भी होने चाहिए। गांधी कहते थे नहीं, छोटे उद्योग होने चाहिए। नेहरू कहते थे कि बड़े उद्योग होंगे तभी राष्ट्र उन्नति करेगा, एनर्जी होगी, प्रोडक्शन होगा, रोजगार बढ़ेगा, राज्य को कर मिलेगा। तो नेहरू जो है अर्थव्यवस्था के इस पहलू के क्या थे? पक्षधर थे। इसके बाद नेहरू का नेट विचार था अवसंरचना कैसी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसी हो, इसका दर्शन कैसा था। नेहरू ये कहते थे कि अवसंरचना दो प्रकार का है, एक है भौतिक अवसंरचना फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, एक है सामाजिक अवसंरचना सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। वो कहते थे कि भौतिक अवसंरचना में हमें रोड चाहिए, हमें रेल चाहिए, हमें ट्रांसपोर्टेशन के मोड चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए, ये सारी चीजें हमें चाहिए, तभी देश का विकास होगा। और यह विकास देश का आर्थिक विकास तीव्र करेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेगा, क्योंकि जितना एनर्जी होगा, जितना रोड्स होगा, जितना ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा, उतना अच्छा मूवमेंट होगा गुड्स का। लेकिन नेहरू सब कहते थे कि हमें सामाजिक अवसंरचना पे काम करना होगा। इसमें दो काम करना है कि हमें लोगों को बेहतर शिक्षा देनी है और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य देना है। जब तक लोगों को शिक्षा नहीं दीजिएगा तो लोगों का मानसिक विकास नहीं होगा, और स्वास्थ्य नहीं दीजिएगा तो शारीरिक विकास नहीं होगा, फिजिकल डेवलपमेंट नहीं होगा, और जब तक मानसिक और शारीरिक विकास नहीं होगा तो मानव विकास नहीं होगा। नेहरू कहते थे मेन मामला है ह्यूमन डेवलपमेंट का, कि भैया दोनों को जोड़िए, इसको क्लब कीजिए। और शिक्षा के उन्होंने आईआईटी, आईआईएम ये संस्थाओं को स्टैब्लिश किया, इंजीनियर कॉलेज स्टैब्लिश किए, और स्वास्थ्य के लिए उन्होंने एम्स जैसी संस्थाओं का निर्माण किया, ताकि देश में मजबूत मानव विकास की नींव खड़ी हो और नींव के साथ साथ आर्थिक विकास भी हो। और जब आर्थिक विकास होगा, मानव विकास होगा, तो राष्ट्र का विकास हो जाएगा, सीधी सी बात है। और विकास हो जाएगा तो देश प्रगति के नए नए मानदंड को छूने का क्या करेगा? प्रयास करे। यह था नेहरू ने कहा कि हमें अवसंरचना के ऐसे मॉडल को अपनाना है जो सिर्फ भौतिक विकास पर फोकस ना करे बल्कि मानव विकास पर भी फोकस करे। हमें ऐसे अवसंरचना को निर्मित करना है। इसके बाद जो नेहरू कहते थे, इसे वर्ड्स याद रखिएगा, वर्ड्स का ही खेला है, ज्ञान का खेला नहीं है। ज्ञान बहुत है, इसे याद रखिएगा, इसे छोटी छोटी चीज जानिए। नेक्स्ट,
नेहरू कहते थे मानवतावाद बहुत बड़ी चीज है, ह्यूमनिज्म। मनुष्य नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? वो कहते थे कि धर्म और मानवता में हमें प्राथमिकता मानवतावाद को देना चाहिए। गांधी कहते थे धर्म ही मानवता लेकर के आएगा। नेहरू कहते थे धर्म धर्मांधता लेकर सकता है, अंधविश्वास लेकर आ सकता है। इसलिए नेहरू कहते थे कि हमें मानवतावाद चाहिए। अगर मनुष्य विकसित नहीं है, अगर मनुष्य कैपेबल नहीं है, और मनुष्य अगर तार्किक नहीं है, मनुष्य अगर वैज्ञानिक नहीं है, तो क्या फायदा है इसे धर्म का? मानव ही ईश्वर है। वो कहते थे कि मनुष्य को ईश्वर मानिए और उसके विकास में लग जाइए, तभी वेलफेयर होगा। और जितना मानव का विकास होगा उतना राष्ट्र और देश विकास करेगा, और जितना राष्ट्र और देश विकास करेगा उतना ही भारत विकसित करेगा, और भारत विकसित करेगा तो लोकतंत्र की नींव और भी क्या होगी? मजबूत होगी। तो कहते थे मानवतावाद बहुत जरूरी है देश के लिए, और मनुष्य को ईश्वर का दर्जा दिया। और कहेंगे ये विचार प्रभावित थे किससे? बताइए तो, स्वामी विवेकानंद से। ठीक है, अगली बात, वो कहते थे राष्ट्रवाद बहुत जरूरी चीज है। टैगोर कहते थे राष्ट्रवाद की जगह अंतरराष्ट्रवाद होना चाहिए। वो कहते थे कि राष्ट्रवाद ही देश को आजादी दिलाएगा। राष्ट्रवाद कैसे आएगा? भाई लोगों को देश के प्रति चेतनशील कीजिए, लोगों के अंदर राष्ट्र की भावना को जगाइए, लोगों को अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध खड़ा कीजिए, वो शोषण के विरुद्ध खड़ा कीजिए, और लोगों को यह एहसास कराइए कि भारत आपका है और आपको भारत के लिए लड़ना है, और तभी देश को आजादी मिलेगी। वो कहते थे जब तक राष्ट्रवाद नहीं रहेगा देश को आजादी कहां से मिलेगी? इसलिए वो राष्ट्रवाद के पक्षधर थे। 1929 में रावी में जब वो भारत के झंडे को लहरा रहे थे और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे, उनका नारा था। और 1929 के बाद लगातार राष्ट्रवाद की कड़ियों को उसने जोड़ने का क्या किया? प्रयास किया, और वो कड़ी इतनी मजबूत हो गई कि आजादी की रूपरेखा में हमें यह दिखाई देती है, और आज भी हमें राष्ट्रवाद की नींव भारत में मजबूत दिखाई देती है। श्रेय दिया जाना चाहिए नेहरू को भी इस काम के लिए। तो नेहरू का राष्ट्रवाद, वो नहीं कहते थे कि अंतरराष्ट्रवाद हो, वो कहते थे राष्ट्रवाद होना जरूरी है, नहीं तो देश को आजादी नहीं मिलेगी। दूसरी बात, समाजवाद पर उनके विचार। हमने इससे पहले भी कहा, हमने कहा समाज प्राथमिक है, व्यक्ति प्राथमिक नहीं है। इसलिए कहते थे कि समाज की रखवाली कौन करेगा? राज्य करेगा। क्या करेगा? राज्य। और राज्य करेगा तो राज्य को कंट्रोल होना चाहिए, राज्य के पास ताकत होनी चाहिए। इसलिए नेहरू ने इस काम को करने के लिए प्लानिंग कमीशन बनाया कि भैया सेंट्रलाइज चाहिए, विकेंद्रीकृत नहीं चाहिए, केंद्र बनाएगा योजना। और इस चीज को लागू करने के लिए नेहरू ने 5 ईयर प्लान लेकर आए, और 5 ईयर प्लान प्लानिंग कमीशन बनाएगा, और प्लानिंग कमीशन पे कंट्रोल केंद्र सरकार का होगा, और 5 ईयर प्लान से नीतियां बनेगी, और नीतियां ऊपर से नीचे जाएगी, क्योंकि राज्य कंट्रोल्ड इकोनॉमी है। क्योंकि राज्य किस मॉडल पे चल रहा है? समाजवाद के मॉडल पे। तो नेहरू ने प्लानिंग कमीशन गठन किया, 5 ईयर प्लान लेकर के आए, और भारत में आर्थिक विकास को तीव्र करने का प्रयास किया। आर्थिक विकास के साथ साथ भौतिक विकास को तीव्र करने का प्रयास किया, भौतिक विकास के साथ साथ मानव विकास को तीव्र करने का प्रयास किया, ताकि राज्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके और देश में लोकतंत्र और आधुनिकता की नींव क्या हो? बहुत ज्यादा मजबूत हो। फिर नेहरू स्वतंत्रता की बात करते थे। वो कहते थे कि हमें देश में वैसी स्वतंत्रता नहीं चाहिए जो सिर्फ नागरिक स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ, हमें देश में वैसी स्वतंत्रता चाहिए जो आर्थिक स्वतंत्रता हो, लोग अपने विचारों को, लोग काम करने की स्वतंत्रता, जीवन जीने की स्वतंत्रता हो। स्वतंत्रता के आयाम व्यापक थे। वो कहते थे एक आयामी स्वतंत्रता हमें गुलाम बना देती है, बहुआयामी स्वतंत्रता हमें नए नए विचारों को प्रेरित करती है। तो नेहरू स्वतंत्रता के पक्षधर थे, और इस स्वतंत्रता को आप जानते हैं प्रस्तावना में भी लिख दिया गया है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 फंडामेंटल राइट्स में भी स्वतंत्रता लिखा गया है। नेक्स्ट आइए, नेहरू बात करते थे पंथ निरपेक्षता पे, सेक्युलरिज्म। वो कहते थे पंथ निरपेक्षता भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जहां पर धर्म और राज्य का संबंध नहीं होगा। धर्म और राज्य अलग अलग एंटिटी हैं। धर्म का संबंध व्यक्ति से होगा और राज्य का संबंध भी व्यक्ति से होगा। धर्म व्यक्ति का निजी संबंध होगा, व्यक्ति को यह स्वतंत्रता होगी कि वह किस धर्म को माने या नहीं माने, और राज्य की यह स्वतंत्रता होगी कि प्रत्येक व्यक्ति का वह ख्याल रखेगा, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। राज्य का काम होगा कि व्यक्ति को उत्थान करना, व्यक्ति को न्याय देना, व्यक्ति का विकास करना, और वह धर्म के आधार पर नहीं करेगा। और धर्म व्यक्ति को इंडिविजुअल रूप से गाइड करेगा, और राज्य और धर्म एक दूसरे को प्रेरित नहीं करेंगे। राज्य धर्म से जुड़ी हुई कुरीतियों को दूर करने का प्रयास करे कि भैया धर्म में अंधविश्वास है, धर्म में अगर गंदगी है, अगर धर्म में कोई कुरीतियां हैं,
और अगर धर्म लोगों को अतार्किक बना रहा है तो राज्य का यह काम होगा कि राज्य इस धर्म को सुधार करे। तो नेहरू स्पंद निरपेक्षता के पक्ष में थे, जबकि गांधी कहते थे कि राज्य और धर्म आपस में जुड़े हुए हैं। गांधी कहते थे कि धर्म व्यक्ति का कर्तव्य है और ऐसे राज्य का कर्तव्य भी है कि राज्य अपने काम करे, तो राज्य अपना धर्म का पालन कर रहा है। नेहरू कहते थे नहीं, धर्म का मतलब रिलीजन से है, धर्म का संबंध आस्था से है, धर्म व्यक्ति का निजी पहलू है, सार्वजनिक पहलू नहीं है। इसलिए धर्म राज्य को प्रभावित नहीं करेगा। हाँ, राज्य धर्म को चेंज करने का प्रयास करेगा अगर धर्म में कुछ कुरीतियां हैं, लेकिन राज्य का कर्तव्य व्यक्ति से जुड़ा हुआ है और राज्य का संबंध भी है कि व्यक्ति मानव का विकास करेगा और यहीं से मानवता के गुण निकल करके आते हैं। ठीक है। नेहरू विज्ञान और प्रौद्योगिकी के पक्ष में थे। वो चाहते थे कि भारत ऐसा बने जो साइंस टेक विज्ञान में बहुत आगे, इसलिए नेहरू ने इसरो की स्थापना की। नेहरू ने मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना करवाई, बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना की, ताकि विज्ञान के विचार, शिक्षा पद्धति ये विस्तार हो और देश आधुनिकता और तार्किकता के नींव पर खड़ा हो सके। तो इन बहुआयामी तरीकों से नेहरू आधुनिक भारत के निर्माता बन गए। आजादी के बाद इस परिस्थिति में नेहरू ने काम किया, भारत को पननिरपेक्ष बनाने का प्रयास किया, भारत के आर्थिक विकास को तीव्र करने का प्रयास किया, भारत में लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने का प्रयास किया, भारत में प्लानिंग कमीशन का गठन किया, भारत में इसरो जैसी संस्थाओं का गठन हुआ, भारत में आईआईटी और आईएम खुले, भारत में एम्स खुला, भारत में बड़े बड़े उद्योग स्टैब्लिश हुए। तो ये कई कारणों के साथ देश को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया। नेतृत्व था नेहरू का। और एक और बात आती है, नेहरू का जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, अंतर्राष्ट्रीय विचार, ये विचार था नैम, नॉन अलाइनमेंट। शीत युद्ध का काल था। नेहरू ये नहीं चाहते थे कि वह पूंजीवाद के धर्म में मिले, मतलब अमेरिका के पक्ष में मिले या सोवियत रूस के पक्ष में। वो चाहते थे नहीं, हमें ना अमेरिका के पक्ष में जाना है ना सोवियत रूस में, हम एक ऐसा मूवमेंट बनाएंगे जो दोनों से अलग होगा। नेहरू कहते थे कि अगर हमें शांति लानी है तो पंचशील चलाइए। पंचशील मतलब 5 विचार। इंडिया और चाइना में यह संधि हुई कि भैया हम एक दूसरे पर विश्वास करेंगे, एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करेंगे, एक दूसरे के साथ सहअस्तित्व बनाए रखेंगे। पंचशील मतलब 5 विचार, 5 आइडियाज। चाइना से पंचशील सिद्धांत अपनाए गए। और साथ साथ नेहरू इस विचार को जब लेकर के आए, नैम को जब लेकर के आए, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नेहरू की साख बहुत ज्यादा बढ़ी, क्योंकि तृतीय वर्ल्ड की कंट्री, थर्ड वर्ल्ड की कंट्री ने नेहरू के पक्ष में अपना योगदान दिया। लेकिन 1962 में चाइना युद्ध करता है, जिसको नेहरू की अपेक्षा नहीं थी। बहुत धक्का लगा कि भैया हमने जिसके सामने हाथ बढ़ाए उसने हमारे खंजर भोग दिया। हमें चाइना का तो आज भी वही हक है, वही तरीका ही है, हमारे कब्जे कर लिया। नेहरू बहुत परेशान हुए, बहुत ज्यादा बीमार हो गए, उस परिस्थिति से कभी उबर नहीं पाए और 1964 में नेहरू की मौत हो जाती है। तो यह था एक नेहरू का आवरण। कई सारे डायमेंशंस पे आपको सोचना है, कई सारे डायमेंशंस को लिंक करना है, राष्ट्रीय आंदोलन में उनका योगदान देखना है, साथ साथ हमें आजादी के बाद उन्होंने जो योगदान दिया उसके बारे में जानना है, ताकि आप एग्जाम में उत्तर को जब लिखे तो उत्तर आपका मल्टी डायमेंशनल अप्रोच में होना चाहिए। ज्यादा नहीं जानना चाहता है, लेकिन कई सारे तरीकों को आपको जानना चाहता है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। थैंक यू आप सभी का। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.